हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो लोग हैं वो रासो साहित्य के पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आज? रासो साहित्य। रासो साहित्य के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। रासो साहित्य के कवि और उन कवियों के द्वारा रचित रचनाएं हम लोग आधुनिक काल जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। रासो साहित्य कहाँ से उत्पन्न हुआ कि जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न है। दोनों की रचना शैली का अलग अलग भूमिकाओं पर विकास हुआ है। जैन रामकाव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई जो वीरगाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र एवं प्रशंसा से है। फलतः इनका आकार रचनाकार की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। रासो काव्य को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र से भी सम्मिलित कर देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है। अतः भाषा में भी उत्तरवर्ती भाग रूपों की झलक भी पाई जाती है। राजस्थान के कतिपय वृत्त संग्रहालयों ने अधिकांश रासो काव्यों को उन्हीं बातों के कारण अप्रमाणित रचनाएं माना है। भाषा वैज्ञानिकों ने इन्हीं समर्थन भी मिला है, किंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान अन्य वृत्त संग्रहों के आधार पर विश्वास नहीं करते। सत्य यही है कि रासो काव्य की रचना आदिकाल में ही हुई थी। इसमें से अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित हैं, वह प्रक्षिप्त हैं। इन मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके यहाँ उसका संक्षिप्त परिचय जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ऊपर हम लोग भूमिका को बना रहे थे कि रासो साहित्य किस प्रकार से प्रकाश में आया। ठीक यहाँ से हम लोग जो है सबसे पहले रासो काव्य में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों के विषय में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। और उन सब में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? खुमाण रासो को। कौन सी रचना है? खुमाण रासो को। इस खुमाण रासो को हम लोग पढ़ेंगे। खुमाण रासो यह रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी माना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को कब माना? 9वीं शताब्दी को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमाण रासो की रचना कब मानी? 9वीं शताब्दी की रचना माना जाता है, क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमाण के युद्धों का चित्रण है। क्योंकि इसमें चित्रण किसका है? खुमाण चित्तौड़ के जो राजा थे खुमाण, उनका जो है इसमें उनके युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के व्रत संग्रहों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताई है, लेकिन राजस्थान के जो व्रत संग्रह मिलते हैं उन्होंने इसकी रचना कितनी बताई है?
17वीं शताब्दी बताइए। कितनी बताई? 17वीं शताब्दी इसकी रचना बताई है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश, राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है और इसी आधार पर वह इसको आदिकाल की रचना नहीं माना जाता, क्योंकि 17वीं शताब्दी की रचना के चित्तौड़ के नरेश, राज सिंह तक इसमें जो राजाओं का वर्णन मिलता है, इसलिए जब 17वीं शताब्दी में पहुंचा जाएगा तो 17वीं शताब्दी में तो आदिकाल था नहीं समय, वहाँ तो भक्ति काल हो गया था, तो इसलिए उसे आदिकाल की रचना नहीं माना है। वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही मिल गया है, लेकिन इसका मूल रूप कहाँ मिल गया है? इसको मूलतः जो माना गया है वो 9वीं शताब्दी की ही रचना मानी गई है। कब मानी गई? 9वीं शताब्दी। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन इस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भाषा के आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसी तथ्य को प्रमाणित मिलते हैं। मतलब खुमान रासो जो है आचार्य रामचंद्र ने इसको 9वीं शताब्दी में रचना मानी है, तो यह रचना जो है वह 9वीं शताब्दी की ही रचना है, जिसमें जो है चित्तौड़ के नरेश, खुमार के युद्धों का जो है इसमें चित्रण जो है किया गया है। आगे देखते हैं। वृत्त संग्रहों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि थी। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं शताब्दी के खुमार नरेश के समकालीन दलपत विजय को खुमार रासो को रचयिता माना है। मतलब दलपत विजय के रचनाकार माने जाते हैं खुमार रासो, और उन्होंने रचना कब की? 9वीं शताब्दी में की। दलपत विजय इसके रचनाकार माने जाते हैं, और किसकी? खुमार रासो के, जो 9वीं शताब्दी में रचना है। अनेक व्रत संग्रहण करता थे, उन्होंने इस बात को चेष्टा की कि यह रचना जो है वो 17वीं शताब्दी की है। कोई दलपत विजय नाम का जो कोई जैन साधु था उसने रचे, लेकिन इसकी रचना शैली और विषय वस्तु से यह स्पष्ट सिद्ध हो चुका है कि यह रचना किसी जैन साधु की रचना नहीं। अगर ये जैन साधु की रचना होती तो इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती। इस ग्रंथ में कहीं भी धार्मिक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, धर्म भावना नहीं पाई जाती, केवल इसमें राजा खुमार की वीरता का वर्णन किया गया है। इसलिए यह रचना जो है वह क्या है? 9वीं शताब्दी की मानी जाती है। इस रचना में जो यह रचना कहाँ संकलित है? तो यह रचना जो है वह इसकी हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। यह रचना कहाँ मिलेगी? इसकी हस्तलिखित प्रमाणित प्रति जो है वह पूना संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? पूना संग्रहालय में संग्रहित है। इसकी हस्तलिपि प्रमाणित प्रति जो है वह खुमान रासो की पूना संग्रहालय में संग्रहित है, और इसमें 5000 छंदों का वर्णन है। खुमान रासों में कितने छंदों का वर्णन किया गया है? 5000 छंद हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने छंदों का वर्णन किया गया है, तो 5000 छंदों का वर्णन किया गया है। इसमें राजाओं के युद्ध, विवाह, इन सभी का वर्णन किया गया है। नायिका भेद का वर्णन है, षड्ऋतुओं का वर्णन है, और राजाओं के प्रशंसा क्या प्रतिपाद्य, मुख्य प्रतिपाद्य क्या कहा रहा है? वह राजाओं की प्रशंसा करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य रहा है लेखक का भी। इसमें बीज रस भी पाया जाता है, श्रृंगार रस की धारा भी प्रभावित है। ये जो है दोहा, सवैये, कवित्व आदि जो है इन सब में यह जो है छंद में रचा गया है। दोहा, सवैया आदि छंदों में यह रचा गया। खुमान रासो की भाषा कैसी है? इसकी भाषा जो है वह राजस्थानी हिंदी। खुमान रासो की भाषा कैसी है? राजस्थानी हिंदी है। खुमान रासो की भाषा कैसी है? हिंदुस्तानी
राजाओं के वर्णन पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मक सरस वर्णों का प्राचुर्य है। एक उदाहरण जो है यह खुमान रासों का है। उदाहरण दिया गया है, प्युह चित्तौड़ न आयु श्रावण पहेली तीज, जावह बाट बिरहणी खिड़खिड़ आप अड़ावेह खींच, संदेशो पिण साहिबा पाछो परिये न देह, पंछी घ्यालह पिंजरे छोटड़ रो संदेह। यह किसकी पंक्ति हैं? ये खुमान रासों की पंक्तियाँ हैं। खुमान रासों रचनाकार दलपत विजय, 9वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई है। इसमें लगभग 5000 छंद हैं और इसकी भाषा कैसी है? राजस्थानी हिंदी भाषा में लिखा गया है इस रचना को। अगली रचना है विशल देव रासो। विशल देव रासो। अगली रचना विशल देव रासो। इस ग्रंथ की रचना किसने की? नरपत नलाह ने की। कब की? 1155 ईस्वी में की। विशल देव की रचना जो है नरपत नलाह ने 1155 ईस्वी में की। बहुत महत्वपूर्ण है कि विशल देव रासों की रचना किसने की? नरपत नलाह ने 1155 ईस्वी में की थी। जैसे कि एक पंक्तियों के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है। 1200 बहो तराहा मझारी, जेठवदी नवमी बुधवारी, नलाह रसायन आरंभै, शारदा तूठी ब्रह्मकुमारी, काश्मीर मुखमंडनी, रास प्रसंगो विशल देराय। ये पंक्तियाँ जो हैं इसके विषय में प्रचलित है। विशल देव रासो रचनाकार नरपत नलाह, सन इसका है 1155 ईस्वी। प्रथम पंक्ति में संवत 1272 वर्ष माना गया है, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 ईस्वी ही स्वीकार किया है। कितना स्वीकार किया? 1212 ईस्वी। विशल देव रासो 1212 ईस्वी में ही इसकी रचना को माना है। किसने? विशल देव रासो को कितना माना है? 1212 ईस्वी में। कुछ व्रत संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को आदिकाल की रचना नहीं माना है। यह संभवतः इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपत नामक एक गुजराती कवि को इसका रचना बताते हैं। मोतीलाल मेनारिया किसको मानते हैं? 16वीं शताब्दी में जो है गुजरात के एक कवि थे, नरपत को जो है इसका कवि या रचयिता मानते हैं विशल देव रासो को। ऐसा पूछेगा कि नरपत मोतीलाल मेनारिया जो है वो विशल देव रासो को 16वीं शताब्दी के नरपत नामक एक गुजराती कवि को इसके रचयिता मानते हैं। ये बात। दूसरे कवि किंतु माता प्रसाद गुप्त ने क्या बात कही? किंतु माता प्रसाद गुप्त ने प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। लेकिन माता प्रसाद गुप्त क्या मानते हैं कि यह रचना जो है वह 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। कब लिखी गई? 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। माता प्रसाद गुप्त ने माना कि विशल देव की रचना जो है वो 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। नवीन खोजों से एक प्राचीन प्रति मिली है जिससे इस काव्य की रचना 1010 ईस्वी सिद्ध हुई है। एक और नवीन प्रति मिली है इससे यह सिद्ध हुआ है कि इस काव्य की रचना जो है 1016 ईस्वी में सिद्ध हुई है। इसमें यह पंक्ति मिलती है कि संवत 773 जानी, नलाह कबीसर श्रणी वाणी। ये पंक्तियाँ जो हैं उसमें मिलती हैं। इसी के हिसाब से ये विशल देव रासो मूलतः गेय काव्य है। ये कैसा काव्य है? गेय काव्य है।
जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं बस ये चीज़ें लिख लीजिए और कुछ ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बिसल देव रासो कैसा है? बिसल देव रासो मूलतया गेय काव्य है, जबकि डॉक्टर मेनारिया जो है इसको गेय काव्य नहीं माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यह पाठ बिसल देव रासो का मूल रूप बताया जाता है। माता प्रसाद गुप्त ने क्या किया? 128 छंदों की एक प्रति प्रकाशित की और जो बिसल देव रासो का ही मूल अंग माना जाता है और इसे ही मूल कृति माना है। मूल रूप सी बिसल देव रासो का इसे मूल रूप जो है वह बताया गया है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी के सहज स्वभाव सिद्ध होती है। बिसल देव रासो मतलब बिसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें कथा किसकी? इसमें भोज परमार की पुत्री, इसमें किसका वर्णन है? भोज परमार की पुत्री राजमती। इसकी नायिका कौन है? राजमती। भोज परमार की पुत्री, भोज परमार की कौन? पुत्री, जो कौन है? राजमती। बिसल देव रासो की नायिका भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय के विवाह, और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय मतलब अजमेर की पुत्री भोजराज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजमती की बातों से स्पष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण इस काव्य में मिलता है। इसमें क्या है? इसमें सामंती जीवन के प्रति जो है अरुचि है, उस अरुचि को जो है उसमें दिखाया गया है। संदेश रासक के समान ही बिसल देव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा में भी मिलती है। अगली रचना का नाम है, उसका नाम है हमीर रासो। क्या नाम है इसका? हमीर रासो। अगली रचना हम लोग पढ़ेंगे हमीर रासो। प्राकृत पैगल्लमा में इस काव्य के कुछ छंद मिलते हैं। हमीर रासो में प्राकृत पैगल्लम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते थे और उसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है। हमीर रासो को किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व को कल्पना की। उनका अनुमान था कि इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा चित्रित होती है। हमीर रासो में किसका किसका वर्णन है? अलाउद्दीन के युद्धों का और राजा हमीर की, अलाउद्दीन और राजा हमीर के युद्धों का इसमें वर्णन है और हमीर की जो है वो इसमें प्रशंसा की गई है। किंतु राहुल संस्कृत्यायन जी ने इन पद्यों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है। लेकिन राहुल संस्कृत्यायन ने क्या माना है? राहुल संस्कृत्यायन ने इसको क्या माना कि कोई जज्जल कवि है। राहुल संस्कृत्यायन ने क्या कि हमीर रासो को ये नहीं माना, इसमें कहा कोई जज्जल कवि है और उसने इन रचनाओं को घोषित किया है राहुल संस्कृत्यायन जी। लेकिन उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है।
जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः सारंगधर का अर्थ हमीर रासों का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। हमीर रासों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सारंगधर। हमीर रासों के रचनाकार पूछेगा तो सारंगधर। राहुल संस्कृत्यायन के हिसाब से पूछ ले, उन्हें कहा था का जज्जल नामक कवि है। राहुल संस्कृत्यायन ने किसको माना? जज्जल नामक कवि। अब आगे है परमाल रासो। आगे कौन सी कृति है? परमाल रासो। परमाल रासो उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप में विकसित माना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो आला है, खंड है, उसी को जो है परमाल रासों के रूप में माना जाता है। यह रासो लोक गेय काव्य था, अतः इसके मूल की सुरक्षा नहीं हो सकी। इसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए तथा अनेक अंशों के वर्णन और भाषा संबंधी परिवर्तन किए गए। धीरे धीरे आला लोकगीत की एक शैली ही बन गया है। आला क्या है? एक लोकगीत की शैली बन गया है, अतः आधुनिक विषयों पर आला लिखे जाने लगे थे। प्रचलित हस्तलिपि प्रति के अभाव में मौखिक रूप में उपलब्ध आला खंड के आधार पर परमाल रासों के साहित्यिक स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन है। 1865 ईस्वी में कितने? 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आला खंड का प्रकाशन करवाया था। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आला खंड का प्रकाशन करवाया था। यह मौलिक परंपरा पर ही आधारित है। यह मौखिक परंपरा पर आधारित है। इसी प्रथ के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों को पाठ निर्मित किया है और उसे नगरी पंचाननी सभा से प्रकाशित कराया है। परमाल रासों के रचयिता जगनिक नामक कवि माना जाता है। परमाल रासों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जगनिक नामक कवि माने जाते हैं। परमाल रासों के रचयिता जगनिक, जो महोबा के राजा परमाज देव के आश्रित थे। जो किसके राजा के आश्रित थे? महोबा के राजा परमादि देव के जो है वो आश्रित थे, प्रमादि देव के आश्रित थे। कि इस काव्य में आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? इसमें एक है आला और एक है उदल। आला उदल नामक दो वीरों का इस रचना में उल्लेख है। दो वीर जो हैं वो सरदारों की वीरतापूर्वक उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उस लड़ाई के वर्णन जो है इसमें कवि जगनिक ने किए हैं। इसी आधार पर इसका रचना काल 13वीं शताब्दी आरंभ माना जाता है। इसका रचना काल कब माना जाता है? 13वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी जब इसे गायक संगीत के साथ गाते हैं तब दुर्लभों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ति आ जाती है। आज भी जो है आलाखंड जो है वो आला गाए जाते हैं और सुनाए जाते हैं और इनमें गाया भी जाता है। इसमें से एक पंक्ति जो है ली गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये बात जो है आलाखंड में कही गई है। ऐसी रचनाओं को सुनकर जो है जो निर्बल होता है उसमें भी जो है साहस आ जाता है, वो भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ाइयों के लिए।
किस प्रकार ओजपूर्ण रचनाएं जो है इस समय की गई थी। अगली रचना है पृथ्वीराज रासो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कृति है। कौन? पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद मतलब चंद्रवरदई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि चंद मतलब चंद्रवरदई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं और उनकी रचना जो पृथ्वीराज रासो है इसको प्रथम महाकाव्य माना है। उन्होंने चंद्रवरदई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। उन्होंने चंद्रवरदई को दिल्ली नरेश महाराज चौहान पृथ्वीराज चौहान का सामंत और महाकवि जो है माना है। महोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रवरदई का जन्म लाहौर में हुआ था। चंद्रवरदई का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इनके जन्मकाल के संबंध में कई धारणाएँ हैं। शुक्ल जी इनका जन्म संवत 1168 ईस्वी माना है। शुक्ल जी ने इनका जन्म संवत कब माना है? 1168 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि रासो के अनुसार ये भाट जात के जगात नामक गोत्र के थे। रासो के अनुसार ये भाट जात के थे और जगात नामक इनका गोत्र था। इनके पूर्वजों की भूमि जो है वो पंजाब थी। इनके पूर्वज कहाँ रहते थे? पंजाब में, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। उनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है किस राजा और मंत्री का जो जन्म एक ही स्थान पर हुआ था, एक ही दिन हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान का और चंद्रवरदई का जन्म जो है एक ही दिन हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक ही दिन यह संसार भी छोड़े हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदई का जन्म एक ही दिन हुआ था और उनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई। शुक्ल जी ने हरिप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया। वह वंश वृक्ष शास्त्री जी की नानू राम भाट से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं को चंद का वंशज मानता था। उनके कथानुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्र जल्द था, चतुर्थ पुत्र जल्द। ये महत्वपूर्ण। उनके चौथे पुत्र का नाम क्या था? जल्द था। जिस समय पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद जी महाराज के साथ गया तथा अपने पुत्र जल्द को पृथ्वीराज रासो सौंप गया था। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्धित है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गंजन रबकाज। कहा जाता है कि जल्ल ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूरा किया था। मतलब उनके चंद को अधूरे महाकाव्य को उसने पूरा किया था, जल्ल ने इनके महाकाव्य को पूरा किया था। कहा कि रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धारिये जिम पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्र कृत चंदनंद उद्धारिये तिम। यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान दिया था। क्या हुआ? पृथ्वीराज रासो के संस्करण। पृथ्वीराज रासो में कितने संस्करण में इसको प्रकाशित किया गया है? ठीक, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। इसको कितने संस्करणों में प्रकाशित किया गया है? 4 संस्करणों में इसको प्रकाशित किया गया है। सबसे बड़ा संस्करण हुआ है जिसका प्रकाशन नगरी पंचाणी सभा काशी में हुआ। सबसे बड़ा प्रकाशन कौन सा है? नगरी पंचाणी सभा काशी द्वारा जो प्रकाशित किया गया है, ये सबसे बड़ा संस्करण है, जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। जिसकी हस्तलिखित प्रतियां कहाँ हैं?
उदयपुर के संग्रहालय में जो है वो सुरक्षित हैं। जो नगरीय पंचांगनी सभा काशी के द्वारा हस्तलिखित प्रतियां जो हैं उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जो सबसे बड़ा संग्रहालय है। नगरीय पंचांगनी सभा ने 1885 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया था। इस पृथ्वीराज रासों को नगरीय पंचांगनी सभा ने कब प्रकाशित कराया? 1585 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाया था। कितने में? 1585 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाया था। इस संस्करण में बहुत महत्वपूर्ण है, कितने खंड हैं इसमें? समय के हिसाब से बांटा गया है, जैसे सर्ग बोलते हैं कि इसमें समय 69 सर्गों में इसको विभाजित किया गया है। पृथ्वीराज रासों को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 69 खंड सर्गों में विभाजित किया गया है तथा 16,306 छंद बताए गए हैं। इस वृत्त संग्रह में कितने 69 समय या खंडों में इसको विभाजित किया गया है और 16,306 छंद इसमें बतलाए गए हैं। द्वितीय रूप में दूसरे संस्करण में क्या बताया गया? द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासों में 7,000 छंद। द्वितीय संस्करण में कितने? 7,000। पहले वाले में 16,306 छंद बताए और दूसरे वाले में 7,000 छंदों का माना गया। इसका प्रकाशन नहीं हुआ। किसका प्रकाशन नहीं हुआ? दूसरे का। किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इनकी प्रतियां सुरक्षित हैं। इसकी प्रतियां कहाँ हैं? अबोहर में और बीकानेर में जो इनकी प्रतियां जो हैं वह सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। ये कब लिखी गई थी? 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। इनका तीसरा जो है वह लघु संस्करण है। तीसरा जो है वह लघु संस्करण है, जिसमें 3,500 छंद है। तीसरा संस्करण कितना है? थोड़ा छोटा है और इसमें 3,500 छंदों का है। इसमें केवल 19 समय दिए हैं। मतलब इसमें कितने समय में बांटा गया है? इसको 19 समय में। तीसरे संस्करण को 19 समयों में बांटा गया। पहले संस्करण को 69 खंडों में 16,306 छंद थे, दूसरे में 7,000 छंद थे, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं हुआ और यह अबोह एवं बीकानेर की प्रतियां सुरक्षित हैं। तीसरा वाला इसको लघु संस्करण कहा जाता है। इसमें 3,500 छंद हैं। इसमें केवल 19 सर्ग ही इसमें बताए गए हैं, समय में बांटा गया है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। इसकी भी हस्तलिखित प्रक्रिया कहाँ सुरक्षित हैं? बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा सबसे छोटा संस्करण। चौथा संस्करण क्या है? सबसे छोटा संस्करण प्रस्तुत किया गया है। इसमें केवल 1,300 छंद जो हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। इसी दशरथ शर्मा ने इसी को जो है 1,300 छंदों की इस रचना को जो है इसको मूल रचना माना गया है कि यही रचना जो है वह पृथ्वीराज रासो की, चंद्रवर्दई की पृथ्वीराज रचना मूल रचना माना। पृथ्वीराज रासो को जो है प्रमाणित माना है। प्रमाणित और अप्रमाणित मानने वालों विद्वानों में इससे माना गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि किसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित माना है, किसी को अप्रमाणित माना है, क्योंकि उसके पहले 4 संस्करण इसमें लिखे गए थे। कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। विद्वानों ने कई वर्ग बन गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास महत्वपूर्ण, देखिए श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विश्वलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विश्वलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाट आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है वही प्रमाणित है। मतलब श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विश्वलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाट, ये विद्वान जो हैं
पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं। कौन कौन प्रमाणित मानता है? श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड, ये क्या मानते हैं? ये पृथ्वीराज को प्रमाणित मानते हैं। प्रमाणित मानने वाले विद्वानों में ये माने जाते हैं। एक दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कवि राजा श्यामलदान हैं, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा हैं, डॉक्टर बूलर हैं, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदान, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है, जो रासों को सर्वथा अप्रमाणित ग्रंथ घोषित करते हैं। ये क्या करते हैं? ये पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदान, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा और बूलर और मुंशी देवी प्रसाद, ये पृथ्वीराज को क्या मानते हैं? अप्रमाणित रचना मानते हैं। कौन कौन? रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदान, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, बूलर, देवी प्रसाद, ये को क्या मानते हैं? अप्रमाणित रचना मानते हैं। आश्चर्य है कि शुक्ल जी अप्रमाणित मानते हुए भी उन्होंने अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनिजिन विजय, ये मुनिजिन विजय हैं, मुनिजिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान हैं। वे मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं रहा है। चौथा मंत्र नरोत्तम स्वामी का है। इन्होंने सबसे आगे यह बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में यह कहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी, इस मत से कि रासो मूलतया प्रबंध काव्य था। अन्य कोई विद्वान इससे सहमत नहीं, लेकिन इससे कोई विद्वान सहमत जो है वह नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रारंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं है। कर्नल टाड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर उन्होंने लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। ताशी भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं करते थे। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी प्रारंभ किया था। सन 1875 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण है, सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय नाम के आधार पर इसे अप्रमाणित रचना घोषित किया था। फलतः राजस्थान के कुछ इतवृत्त खोजियों कविराज मुरारीदान, श्यामलदान, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रमाणित सिद्ध करने के लिए सयस तर्क जुटाए। इन विद्वानों के तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न किया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। वस्तुतः यह विवाद इतना उलझ गया है कि अब तक कुछ विद्वान इसे अप्रमाणित कृति सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। वे यथार्थ नए नए तर्क खोजते रहते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उनके द्वारा खोजे गए तर्कों को निराधार सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाते रहते हैं। ये जो यहाँ तक जो हैं वो बातें हो गई हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचाएँ। धन्यवाद।